हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम यूरोप में राष्ट्रवाद के टॉप 50 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में देखेंगे। तो आइए, पहला प्रश्न क्या है। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। एक सवाल बताइए, भारत वर्तमान में किस महादेश में आता है। आप सभी जो बच्चे एग्जाम देंगे 2025 में, उनके लिए भारत किस महादेश में आते हैं। चलिए जी, अगले सवाल। दूसरा नंबर सवाल है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। देखिए मेरे दोस्त, बुर्बो वंश की। किसका हो जाएगा? बुर्बो वंश। अब पूछा जाएगा आपसे कि फ्रांस में किसका शासन जो है पुनः स्थापना हुआ था, तो बुर्बो राजवंश का पुनः स्थापना हुआ था। वीना कांग्रेस कब हुआ था? तो 1815 में। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला सवाल है, अब सवाल नंबर 3, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश था। तो देश कहे तो दोस्त ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था? मेटरनिक। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था जी? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक था। वह नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो। चलिए अगले सवाल, काउंट काबूर को विक्टर मैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो काउंट काबूर को विक्टर मैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चलो जी, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको वीडियो तनिक भी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास सेशन के शेयर करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गरिबाल्डी के पेशे से क्या था। गरिबाल्डी पेशे से क्या था, ये तो हर कोई जानता है। गरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी, नाविक था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला सवाल है, जर्मन राही राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राही राज्य का निर्माण किसने किया था, बताइए फटाफट से बता दीजिए। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? बी। चलिए अगले सवाल, 8वां नंबर सवाल में चलते हैं। जलवेरिन एक संस्था है, किनकी संस्था है? तो जलवेरिन एक व्यापारियों की संस्था है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, जो वीडियो इस बच्चे को देख रहे हैं वही बच्चे टॉपर बनेंगे, जो अभी से ही चैप्टर बाय चैप्टर इस चैनल पे वीडियो आते रहेगी। तो आप सब चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। अगर आपको अच्छा लगा तो, नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, रक्त एवं लौह की नीति का अवहेलना किसने किया। तो रक्त एवं लौह की नीति की अवहेलना किसने किया था बाबू? बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चलो जी, ऑप्शन नंबर डी। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? फटाफट से आप सभी बच्चे एकदम क्या करना है जी, वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1821 में नेपल्स की क्रांति। चलिए अगले सवाल की तरफ। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था। देखिए, आपको इतना स्पीड में हम बता देंगे बाबू कि आपको स्पीड करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1832। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लें। कार्बोनरी संगठन की स्थापना, देखिए जो कार्बोनरी की स्थापना किए थे मेजनी, इसकी स्थापना कब हुई थी। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चला जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर सी, 1810 में। 1810 में। चलिए अगले सवाल, एड्रोनोपोल की संधि कब हुई थी। एड्रोनोपोल की संधि कब हुई थी, फटाफट से बता दीजिए। तो 1829 ईस्वी में हुई थी। अगर आप सभी बच्चे अगर मेहनत से पढ़े होंगे तो आप जरूर कमेंट कर देंगे कि एड्रोनोपिल नोपोल की संधि जो है किन दो देशों के बीच हुई थी। किन दो देशों के बीच हुई थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। एड्रोनोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। देखिए, वही सवाल आ गया दोस्त, वही सवाल आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर, तुर्की और रूस। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले बार, सेडाउन के युद्ध किनके किनके बीच हुआ था। सेडाउन का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था। तो रूस और पर्सा। पता है, फटाफट से बता दीजिएगा आप लोग। फ्रांस और पर्सा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर जी, फ्रांस और पर्सा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते बाबू। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था। तो ब्रिटेन ने, रूस ने, ऑस्ट्रिया ने, किसने कुचला था बाबू। तो पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला सवाल है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजिंग है। युद्ध कहाँ हुआ था अगर पूछ लिया जाए बाबू, तो सेडौन में। एगो सेडेवा में समझौता हुआ था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक समझौता हुआ था। चलिए अगले सवाल है, कैसे नंबर, यूरोप वासियों के लिए किस देश का ज्ञान साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। यूनान का। यूनान का। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं जी। युवा इटली, ये देखिए, का विकास किसने किया। यही सवाल को आपको घुमा के पूछ दिया, यानी यंग इटली की स्थापना किसने किया था। युवा इटली पूछ दिया, लड़कन को लगा सर पहला सवाल
सुन रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं दोस्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिस्मार्क एक क्या था जी? कूटनीतिज्ञ था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। सार्डिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिया पिडमाउंट का शासन कौन था? विक्टर मैनुअल था जी, विक्टर मैनुअल था। बताइएगा फटाफट से। तो लाइव तो नहीं है भाई, तो आप लोग को करना क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर, विक्टर मैनुअल। अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं जी। यूनान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हो गए थे? कौन सा ब्रिटिश कवि है जो शहीद हो गए थे? तो लॉर्ड वायरन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? ए। चलिए अगले सवाल की तरफ। जलवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? जलवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? जलवेरिन की स्थापना किसने किया था? तो प्रसा ने किया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा जी? प्रसा हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? पराजय यानी हार की बात कर रहा है, तो ये तुर्की को हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल में, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी मारियान? बता दीजिएगा फटाफट से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर, फ्रांस, राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता, तो यूरोपीय कहाँ का सभ्यता? यूनान का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यूनान की सभ्यता का पालन कौन कहा जाता है? तो ये हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासक था? तो बुर्बो राजवंश का शासक था। एक सवाल पूछा गया था बाबू, लुई सुलामा को फांसी कब दिया गया था? तो देखिए फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। 1789 के बाद 2 साल के बाद, तीन यानी कि 4 साल के बाद 1793 में लुई सुलामा को फांसी हुई थी। आपसे पूछ लिया जाएगा फ्रांस की क्रांति कब से कब तक चली थी? तो 1789 से लेकर दोस्त 1799 तक। तो 1789 से लेकर 1799 तक। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते बाबू। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता 1804 में लागू की गई। 1804 से लेकर के 1815 तक नेपोलियन संहिता यानी नेपोलियन जो है का शासन चला था। और उसके बाद 1815 में आ गया था मेटरनिक। 1815 में आया मेटरनिक बाबू, जो नेपोलियन के शासक को उखाड़ फेंक दिया। 1848 तक इसका शासन चला। इसलिए 1815 से 1848 तक के कार्य को नेपोलियन यानी मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है यूरोप में। चलिए अगले सवाल। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क कितने युद्ध किए थे? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क कितने युद्ध किए थे? 34 नंबर सवाल तक पहुंच गए हैं। और आप सभी बच्चे, अगर आपको तनिक भी अच्छा लग रहा है दोस्त, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, सेशन को, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। तो कितने युद्ध? ऑप्शन नंबर सी 3 युद्ध। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। वीना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वीना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो जर्मनी नहीं था। जर्मनी वीना कांग्रेस में शामिल नहीं था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते बाबू। वीना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। क्या हो जाएगा? चला जी, रूस। चलिए अगले सवाल। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो मेजनी थे सर। यंग इटली, यंग यूरोप के संस्थापक कौन है? मेजनी। चलिए अगले सवाल। फ्रांस के राजा किसने कहा था कि अंग्रेजी राजा के भांति शासन करने की अपेक्षा है लकड़ी काटना मैं अधिक पसंद करता हूँ? यह किसने कहा था बाबू? तो चार्ल्स दसम ने कहा था। किसने कहा था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चार्ल्स दसम ने। इसे ऐसे भी लिखा जाता है बाबू, ध्यान रखिएगा, चार्ल्स एक्स ऐसे लिखा जाता था, तो इसे दसम ही पढ़ा जाता है क्योंकि पहले सीरियल वाइज चलता था। चलिए 39। प्रसा का शासक कौन था? प्रसा के शासक कौन था? बता दीजिए बाबू, प्रसा के शासक कौन था? तो विलियम प्रथम था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी, विलियम प्रथम। चलिए अगले सवाल। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की तरफ बाबू। नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो नेपोलियन ने जर्मनी, 41 नंबर सवाल क्या हो जाएगा जी? तो राइन संघ की स्थापना किसने की? तो नेपोलियन ने। जर्मन राई राज्य संघ की स्थापना किसने की? तो नेपोलियन ने। किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान को राष्ट्र स्थापित, किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? तो एड्रोनोपोल की संधि, एड्रोनोपोल की संधि। चलिए 43 नंबर सवाल में, यंग यूरोप के स्थापना किसने की? एक ही सवाल बार बार आ रहा है बाबू, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी, मेजनी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। चला, नव
गुएलेफ आंदोलन कहाँ हुआ था? नव गुएलेफ आंदोलन कहाँ हुआ था? अब यही सब सवाल पूछा जाता है बाबू, जो हर साल पूछा जाता है वो नहीं पूछा जाता, नया नया सवाल, इस पे ध्यान दीजिएगा। नए गुएलेफ आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इटली में। चलिए, मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, पहले ही बता दिए बाबू। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और कार्बोनरी संगठन की स्थापना किसने की थी बाबू? तो मेजनी ने, बता दीजिए जरा। और किस वर्ष हुई थी? तो 1810, ऑप्शन नंबर ए। चला अगला सवाल। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ है? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुआ है बाबू? बोलो। तो संघीय गणराज्य हो जाएगा, संवैधानिक, बता दीजिए। तो 1830 की क्रांति के बाद जो है राजा बन गया था कौन? चार्ल्स दसम बना था जी, यानी कि वह बन गया था निरंकुश राजा। 1848 की क्रांति के बाद गणतंत्रात्मक जो है फ्रांस में स्थापना हुई थी, मतलब कुछ हद तक सही हुआ। लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना किसने की? लाल कुर्ती गैरिबाल्डी ने। लाल कुर्ती नामक जो है संस्था का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी, गैरिबाल्डी ने। चलिए, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण से, धर्म सुधारण से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? फ्रांस की क्रांति। क्या हो जाएगा चेला जी? जल्दी से जल्दी इस आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है सर? तो पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना, फिर से जागना। अब बताइए, फिर से जब लोग जागे, फिर से जागने का कहने का तात्पर्य यह है मेरे दोस्त। अभी तो सर फ्रांस की क्रांति, अब बताए तो फ्रांस की क्रांति का कोई तात्पर्य नहीं है, कहने का तात्पर्य है पुनर्जागरण का मतलब हो गया दोस्त। देखिए, पृथ्वी हमारी गोल है, पहले लोगों को भ्रम था, 9th में आप पढ़े होंगे कि पृथ्वी हमारी चपटी है और पृथ्वी से गिर कर हम इस कहाँ चला जाएंगे, नीचे की ओर विलीन हो जाएंगे। तो पुनर्जागरण का मतलब है जब लोग फिर से जागे और पृथ्वी के गोल के बारे में पता चला, और यूरोप से एशिया महादेश तक आते आते, अफ्रीका महादेश तक आते आते यही सब चीज़ों का पता लगा, इसलिए अब ये क्या माना गया है जी? तो पुनर्जागरण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा चला जी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, रक्त और लौह की नीति का अवहेलना किसने किया या किसने अपनाई? तो हो जाएगा बाबू बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौह की नीति का अवहेलना किसने किया? बिस्मार्क ने। चलिए, एक और प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी, यहाँ केवल जर्मनी, इटली की बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा जी? सेडाउन के युद्ध, सेडाउन का युद्ध। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा चेला जी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेडाउन का युद्ध। चलिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं, और आज का लास्ट सवाल है चला। अगर आपको तनिक भी वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर क्या रहे हैं, तो जल्दी से करो। और पूरी इसी तरह से वीडियो चाहते हो चैप्टर बाय चैप्टर सर एकदम करा दीजिए, ताकि हमको कोई परेशानी ना हो। तो कमेंट में कमेंट करिए कि यस सर लगातार वीडियो लाइए, सभी विषय का लाइए, बिल्कुल आ जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर, और आपको हम एक बेहतर रिजल्ट 2025 में बेहतर रिजल्ट देंगे। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ये तो अभी न था जी। किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? अच्छा, पिछला प्रश्न क्या था? जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, ये भी तो है जर्मनी का एकीकरण बाबू। तो संधि पूछ रहा है ना, तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। चले बाबू, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय एंड खूब बढ़िए, खूब बढ़िए, मेहनत करते रहिए। इसी तरह से वीडियो पाने के लिए कमेंट जरूर करते रहिए।